Hi everyone, I am चंचल भारद्वाज and you are watching my channel Insightful Education। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे इंडिया फॉरेन पॉलिसी के पार्ट थर्ड में इंडिया के रिलेशन पाकिस्तान के साथ। और इंडिया के रिलेशन पाकिस्तान के साथ कब सावर हुए, कब स्वीट थे और क्या क्या इश्यूज आए, क्या क्या क्राइसिस आए, जैसे कि बांग्लादेश क्राइसिस और उसके बाद कारगिल वॉर, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देर करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन शुरू से ही खराब हो गए थे। कब से? जब से पार्टीशन हुआ, ये हम सभी जानते हैं। तो पार्टीशन के दौरान ही 1947 में ही पाकिस्तान ने इंडिया पर एक अटैक किया, एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ दिया। प्रॉक्सी वॉर क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। प्रॉक्सी वॉर होता है जब दो कंट्रीज आपस में एक दूसरे पर डायरेक्ट अटैक ना करके किसी के थ्रू अटैक करवाए। इसे कबायलियों के थ्रू करवाया गया था। कबायलीज जो थे, वहां के जनजाति है, तो वो उन्होंने यहाँ पर अटैक किया था, तो पाकिस्तान ने उसके थ्रू अटैक कराया। तो अब प्रॉक्सी वॉर ब्रेकआउट, एक प्रॉक्सी वॉर छिड़ गया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, लेकिन वो एक फुल फ्लेज वॉर नहीं बन पाया, ठीक है, क्योंकि यूएन के पास ये इशू रेफर कर दिया गया था और यूएन ने इंटरवीन करके ये रुकवा दिया। और यूएस और चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पर भी, ठीक है। देन अब कॉपरेशन की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉपरेशन किस किस मुद्दे पर है, कहाँ कहाँ इनके जो सहमति होती है किन किन चीजों पे। तो सबसे पहले पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने मिलकर काम किया। जितने भी पार्टीशन के दौरान घर से जो बच्चे बिछड़ गए थे या विमेन जो अबडक्ट की गई थी, उनको उनकी फैमिलीज के पास भेजा गया, ठीक है, सेफली। दोनों ही गवर्नमेंट ने ये काम किया, ठीक है। देन एक लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ठीक है, वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछ भी लिया जाता है कि इंडस वाटर ट्रीटी किसने साइन की, इंडस वाटर ट्रीटी किसके बीच साइन हुई। तो किसके बीच साइन हुई? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच साइन हुई है इंडस वाटर ट्रीटी इन 1960, ठीक है। और नेहरू जी और अयूब खान, जनरल अयूब खान ने ये ट्रीटी साइन की थी। और इंडस वाटर की शेयरिंग, माने सिंधु नदी की जो शेयरिंग, पानी की जो शेयरिंग है, उसको लेकर दोनों कंट्रीज के बीच में सहमति हुई थी कि दोनों कंट्रीज को उसका पानी दिया जाएगा, ठीक है। और किसने मीडिएट किया था? ये वर्ल्ड बैंक ने। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इंडस वाटर ट्रीटी में मीडिएटर का रोल किसने प्ले किया, माने किसने ये ट्रीटी करवाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? तो वो करवाई थी वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। और ये साइन की गई नेहरू एंड जनरल अयूब खान के द्वारा, ठीक है। इसे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बोल सकते हैं कि एक माइलस्टोन था कि दोनों के बीच एक ट्रीटी हुई। पानी को झगड़ा ले जो बहुत टाइम से चलता आ रहा था, लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट था ये सिंस द पार्टीशन, उसको 1960 में एक फुल स्टॉप मिल गया कि दोनों के बीच ये जो झगड़ा था कहीं ना कहीं सॉल्व होता दिखाई दिया। और वर्ल्ड बैंक ने इसका मीडिएशन किया। और कब साइन हुई है? 1960 में, ठीक है। और जनरल अयूब खान और नेहरू जी ने ये साइन की। तो ये कॉपरेशन की बात हो गई। दो कॉपरेशन है। पार्टीशन के बाद दोनों ने मिलकर जो विमेन अबडक्ट की गई थी पार्टीशन के ड्यूरिंग, उनको उनकी फैमिली से मिलवाया और इंडस वाटर ट्रीटी जो थी वो साइन की। और प्रॉक्सी वॉर की बात कर ले हम, प्रॉक्सी वॉर ये शुरू से ही हमारे जो रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हुआ, ठीक है। और उसके बाद बांग्लादेश क्राइसिस भी आ गया। तो चलिए उन सब के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का सेकेंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट, पहला प्रॉक्सी वॉर 1947 में हो गया था और सेकेंड जो था वो आर्म कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो एक वॉर कह लीजिए हुआ, वो हुआ 1965 में, ठीक है। 1965 में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने एक अटैक लॉन्च कर दिया, आर्म्ड अटैक लॉन्च कर दिया, इंडिया पर अटैक कर दिया विद वेपन्स। रन ऑफ कच्छ, माने गुजरात के जो रन ऑफ कच्छ है उसमें अटैक कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट मंथ, माने अप्रैल में ये अटैक हुआ पहला, और उसके बाद अगस्त और सितंबर में फिर से एक बाहरी अटैक दोबारा किया, वो किया जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और अगस्त सितंबर में कर दिया ये दूसरा अटैक, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उस टाइम पे शास्त्री जी जो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक टेक्निक लगाई कि अगर हम जम्मू एंड कश्मीर फ्रंट पे इस अटैक को काउंटर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, पाकिस्तान का ध्यान कहीं और लाना होगा। तो उन्होंने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर में डिफेंसिव मोड में रहे, लेकिन वहां से हटकर उन्होंने पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तान पर अटैक कर दिया पंजाब बॉर्डर के थ्रू, ठीक है, ताकि जम्मू एंड कश्मीर पे जो पाकिस्तान ने अपना प्रेशर बनाया हुआ है वो उसे थोड़ा कम कर दे,
ठीक है, टू ईज द प्रेशर फ्रॉम कश्मीर फ्रंट। तो वहां का प्रेशर कम करने के लिए, कश्मीर फ्रंट का प्रेशर कम करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया कि पंजाब के थ्रू पंजाब बॉर्डर पर जो था पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा एक फियर्स बैटल हुई, बहुत ही ज्यादा तगड़ी लड़ाई हुई। उसके बाद इंडियन आर्मी जो थी लाहौर तक पहुंच गई थी, तो उससे पाकिस्तान थोड़ा घबरा गया और उसके बाद उसने अपनी आर्मी वापस कर ली। और जो हॉस्टिलिटीज थी, माने दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो ये अनबन बन गई थी, उसको सॉर्ट करने के लिए यूएन को इंटरवीन करना पड़ा। यूएन ने इंटरवीन किया और दोनों के बीच जो थी वो हॉस्टिलिटीज खत्म की। उसके बाद इस बैटल को एक अंत देने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी और जनरल अयूब खान ने 1966 में जनवरी में एक अग्रीमेंट साइन किया, वो था ताशकंद अग्रीमेंट। ठीक है, ताशकंद में जाकर वहां पर अग्रीमेंट साइन किया। और ये किसने मीडिएटर, कौन था इसमें? सोवियत यूनियन। आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसके जो मीडिएटर थे वो कौन थे, वो था सोवियत यूनियन। और किस किस के बीच हुआ था ताशकंद अग्रीमेंट, ये आप याद रखिएगा। पाकिस्तान में अभी तक 2 अग्रीमेंट हो चुके हैं पाकिस्तान के साथ इंडिया के। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी, वो हुआ था हमारा नेहरू जी और जनरल अयूब खान के बीच में। और 1964 में नेहरू जी की डेथ होने के बाद 65 में जो पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया, उसके टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। तो उस टाइम पर हमारा ये जो अटैक हुआ उसको एक पूर्ण विराम देने के लिए एक जो अग्रीमेंट साइन किया गया वो था लाल बहादुर शास्त्री जी। और जब तक जनरल वही थे, अयूब खान ही थे पाकिस्तान में, तो उनके ही बीच साइन हुआ। ये हुआ सोवियत यूनियन के थ्रू। सोवियत यूनियन ने ब्रोकर किया, इसको मीडिएट किया, इसमें मध्यस्थता का रोल प्ले किया। और उसके बाद ये जनवरी 1966 में हुआ। ठीक है, अब इस वॉर से क्या हुआ? देखिए 1962 में हमने पढ़ चुके हैं कि चाइना ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर और इंडिया का बहुत ज्यादा डिफेंस पर खर्चा हो गया था। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल था कि डिफेंस सेक्टर पूरी तरह से चरमरा गया था। पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों ही तरह से इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो गया था। तो अब जो इंडिया था एक इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गया था इस वॉर के बाद। अब इसके बाद एक और क्राइसिस आया इंडिया के पास, वो था बांग्लादेश का क्राइसिस। तो चलिए अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक थर्ड कॉन्फ्लिक्ट की वजह बना बांग्लादेश का क्राइसिस। बांग्लादेश का पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं कि क्या था जिसकी वजह से ये क्राइसिस जो था आया, इमर्ज हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानिए कि बांग्लादेश जो था ना पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो वो 3 हिस्सों में हुआ था। हम सिर्फ पाकिस्तान बोलते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, क्योंकि जो इंडिया का इंडिया मान लीजिए ये इंडिया बीच में है। ठीक है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा पाकिस्तान, और यहाँ का जो हिस्सा था, ये जो बांग्लादेश वाला हिस्सा है अभी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ईस्ट पाकिस्तान। तो जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो ये जो 2 हिस्से थे ना, यहाँ पर मुस्लिम जो थे वो ज्यादा थे पॉपुलेशन में। तो इन दोनों हिस्सों को ये बोला गया, पाकिस्तान ने बोला कि मुझे दोनों हिस्से चाहिए। एक को ईस्ट पाकिस्तान बोला गया और एक को वेस्ट पाकिस्तान बोला गया। तो जो वेस्ट पाकिस्तान था उसे अब हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, और जो ईस्ट पाकिस्तान था उसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो ये जो क्राइसिस स्टार्ट हुआ ना, ये कब से स्टार्ट हुआ? इन दोनों पाकिस्तान के बीच में ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ 1971 में। पाकिस्तान में पहली बार जो था एक डेमोक्रेटिक तरीके से जनरल इलेक्शन होने जा रहे थे। कब? 1971 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन होने जा रहे थे 1971 में पाकिस्तान में। इससे पहले वहां पर जो था वो आर्मी के जो जनरल होते थे वो शासन करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया अयूब खान, उनके बाद जनरल याहिया खान, ये सब आए थे। ठीक है, उसके बाद पहली जो गवर्नमेंट बनी जनरल इलेक्शन के थ्रू वो बनी यहाँ पर जुल्फिकार अली भुट्टो की। ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो जनरल इलेक्शन में जीत गए वेस्ट पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान में। और लेकिन क्या हुआ कि दोनों पाकिस्तान में एक ही पार्टी की, जैसे जब तक जनरल्स का रूल था तो दोनों ही पाकिस्तान में क्या था कि जनरल रूल करते थे। लेकिन जब इलेक्शन का ये जो स्टार्ट हुआ मोमेंटम, तो क्या हुआ कि एक जगह किसी और पार्टी की सरकार हो गई और दूसरी जगह किसी और पार्टी की। अब ये जो क्राइसिस यहीं से शुरू हो जाता है कि दूसरी जगह जो था शेख मुजीबुर रहमान की जो थी पार्टी,
अवामी लीग जीत गई। माने बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की, ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी अवामी लीग, वो जीत गई और यहाँ पर जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार आ गई। लेकिन जो पाकिस्तान के लीडर थे ना, वो इस फैसले को स्वीकार करना चाहते ही नहीं थे, मानना ही नहीं चाहते थे। क्यों? इसका रीजन है, जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो बांग्लादेश में बंगालीज का सपोर्ट करते थे, बंगाली मुस्लिम्स का सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह, क्योंकि वहां पर शुरुआत से ही जब से जनरल्स का रूल था, आर्मी जनरल्स का रूल था पाकिस्तान दोनों ही में, तो तब से क्या था कि वहां पर बांग्लादेश में जो बांग्लादेश के जो बंगालीज थे उनको एक सेकंड सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता था। उनके पास ज्यादा राइट्स नहीं थे, उनको मतलब माइनॉरिटीज की तरह ही ट्रीट किया जाता था, लेकिन माइनॉरिटीज वाले कोई राइट नहीं थे उनके पास। ठीक है, तो उनको इस चीज का एक तरीका मिल गया, अपनी जो आवाज उठाने का एक तरीका मिल गया इलेक्शन में। तो उन्होंने जो पाकिस्तान की जो सेम पार्टी थी, जुल्फिकार अली भुट्टो वाली पार्टी को हरा कर और शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को जिता दिया। उन्हें लगा अगर ये लीडर बन गए तो वहां पर एक डेमोक्रेटिक लहर जो है वो आ जाएगी और सबको बराबर के राइट्स मिले। वेस्ट पाकिस्तान को ये मंजूर नहीं था, वेस्ट पाकिस्तान ये एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं था कि वहां पर किसी और की सरकार आ चुकी है और वहां की सरकार को वो कैसे गिराना चाहता था उसका भी एक तरीका उसने अपनाया। सबसे पहले तो पाकिस्तानी लीडर्स ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे वहां का डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट। वहां की जो बांग्लादेशी पॉपुलेशन थी, बंगाली पॉपुलेशन थी, उन्होंने ये वर्डिक्ट पूरी तरह से डेमोक्रेटिक तरीके से शो किया, अपना प्रोटेस्ट शो किया था ये वेस्ट पाकिस्तान को कि हम अब तुम्हारे रूल के अंदर नहीं रहना चाहते, हमें अब अपनी खुद की एक गवर्नमेंट चाहिए जो हमारे लिए काम करे। ठीक है, तो शेख मुजीबुर रहमान एक ऐसे लीडर थे जो बंगाली पॉपुलेशन को लगा कि अब वो हमारे सपोर्ट में करेंगे काम, तो इसीलिए उन्होंने उसको जिताया। लेकिन ये जो वेस्ट पाकिस्तान को ये जो मामला था मंजूर नहीं हुआ और ये एक्सेप्ट नहीं कर पाया रिजल्ट जो था वेस्ट पाकिस्तान, और उन्होंने क्या, और वो ये भी नहीं चाहता था कि अब बांग्लादेश अपने फेडरेशन की मांग छेड़ दे कि हमें एक संघ अलग बना दो, हमें तुम्हारा से कोई लेना देना है, हमारी सरकार अलग तरीके से काम करेगी। तो ये चीज अब उन्हें लगा कि अब जो है, पहले तो इंडिया से पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, अब पाकिस्तान से ही पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाएगा, जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो था वो फिर से अलग हो जाएगा। तो ये सब चीजें उनके दिमाग में चल रही थी और वो इस फेडरेशन की डिमांड को जो अवामी लीग ने रखी थी, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने रखी थी कि हमें एक फेडरेशन बना दो, हमें आपके बनाए हुए रूल्स पे नहीं चलना है। ठीक है, तो फेडरेशन माने संघ सरकार, आपको बताया भी था फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, जिसकी खुद की एक केंद्र और राज्य सरकार होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अवामी लीग ने डिमांड रखी, लेकिन पाकिस्तानी लीडर्स को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं हुआ कि वो ये डिमांड एक्सेप्ट करें और ये डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट एक्सेप्ट करें। तो उन्होंने क्या किया, इसके कॉन्सिक्वेंटली क्या किया उन्होंने कि वहां के जो लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया और वहां की जो बंगाली पॉपुलेशन प्रोटेस्ट कर रही थी उन पर अपना उनको जैसे लाठीचार्ज करना, उनको पीटना मारना, ये सब करना शुरू कर दिया। तो वहां के जो लोग थे उन्होंने इस रिस्पॉन्स में, माने बांग्लादेश के लोगों ने इस रिस्पॉन्स में क्या किया, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और एक अलग कंट्री की डिमांड करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हमें लिबरेट करो, हमें अपने आप से, हमें आपकी सरकार से आजाद करो, हमें आपके साथ नहीं रहना। अब इसके चलते वहां पर क्या हुआ, चलिए देखते हैं। तो जब पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश के ऊपर अटैक किया तो क्या हुआ कि इंडिया को जो वहां के रिफ्यूजीज थे, वहां से जो शरणार्थी थे, जो वहां से लोग आ रहे थे, उनको रिफ्यूज देनी पड़ी, जो कि करीब 80 लाख रिफ्यूजी थे, जो इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन मान लीजिए वो था उस टाइम पे। तो वो वहां से ईस्ट पाकिस्तान से निकल गए और इंडिया में उन्होंने शरण मांगी और भारत को देनी पड़ी, क्योंकि भारत बांग्लादेश को एक सपोर्ट देना चाहता था। इंडिया ने अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया, सिर्फ मॉरली ही नहीं मटेरियल सपोर्ट भी दिया, सामान वगैरह जो उनको जरूरत थी सब प्रोवाइड किया। उसके बाद सपोर्ट फॉर पाकिस्तान, अब पाकिस्तान को सपोर्ट कौन कर रहा था, इस अटैक को करने का पाकिस्तान का कौन उसकी प्लानिंग कर रहा था, या माना जा सकता है कि ऐसा कुछ सपोर्ट उसको वहां से मिल रहा था। कहां से मिल रहा था, यूएस और चाइना से। ठीक है, यूएस और चाइना से सपोर्ट मिल रहा था। इसको हम कैसे कह सकते हैं कि क्योंकि 1971 में क्या हुआ था कि हेनरी किसिंगर जो थे, एडवाइजर थे यूएस प्रेसिडेंट के, निक्सॉन के,
उन्होंने एक विजिट की थी चाइना में, लेकिन वो पाकिस्तान के थ्रू होकर गए। तो ऐसा माना जाता था कि कहीं ना कहीं प्लानिंग जो थी वो सपोर्ट की यहीं से शुरू हुई कि यूएस और जो चाइना थे वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। अब इंडिया ने इस एक्सेस को काउंटर करने के लिए, माने इनके जो ट्रायो था इसका, यूएस, पाकिस्तान और चाइना का ये जो ग्रुप था, इसको काउंटर करने के लिए क्या किया, इंडिया ने एक साइन की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, किसके साथ, यूएसएसआर के साथ, ठीक है, सोवियत यूनियन के साथ साइन की 1971 में। ये 20 साल के लिए साइन हुई थी, 20 इयर्स के लिए। इस ट्रीटी को बोला गया ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया इंडिया ने, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को तो सपोर्ट मिल जाएगा अगर वॉर हुआ, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर, एक फुल फ्लेज्ड वॉर जो था वो हुआ, आर्म्ड अटैक इसने कर दिया। अब उसके बाद इंडिया को रिटेलिएट करना पड़ा, तो इंडिया के पास इतना डिफेंस पावर तो होना चाहिए कि वो उसका काउंटर अटैक कर पाए, ठीक है, उसको डिफेंसिव मोड में जाकर या अटैक मोड में जाकर उसको रोक पाए। तो इसीलिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने जब देखा कि इस तरह से एक एक्सिस बन रहा है पाकिस्तान, यूएस और चाइना का, इंडिया ने क्या किया, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की यूएसएसआर के साथ 1971 में, जिसने अश्योर किया इंडिया को कि अगर इंडिया पर अटैक हुआ तो यूएसएसआर उसे पूरा सपोर्ट देगा, ठीक है। देन अ फुल फ्लेज स्केल, मतलब एक फुल स्केल वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच छिड़ ही गया, ठीक है। कब? जब 1971 दिसंबर में पाकिस्तान ने क्या किया, पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर से अटैक कर दिया इंडिया पर, उसके एयरक्राफ्ट ने अटैक कर दिया पंजाब और राजस्थान के ऊपर, और उसकी जो आर्मी थी वो जम्मू एंड कश्मीर फ्रंट से अटैक करने चली गई। एयरक्राफ्ट से अटैक किया पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पर, और उनकी पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक किया जम्मू कश्मीर पर। तो इंडिया ने इसका रिटेलिएट करते हुए क्या किया, अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को साथ में लाकर अटैक किया, और सारे फ्रंट से, वेस्टर्न और ईस्टर्न सारे फ्रंट से अटैक किया। और क्या हुआ कि विद इन 10 डेज के अंदर इंडिया ने बांग्लादेश को पूरा सराउंड कर लिया था, पूरे जो पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स थे उन्हें घेर लिया था, और तकरीबन 90,000 पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स को सरेंडर करना पड़ा इंडिया के आगे। और उसके बाद इंडिया ने एक यूनिलेटरल सीज फायर डिक्लेयर किया, और उस सीज फायर को डिक्लेयर करने के बाद बांग्लादेश एक फ्री कंट्री बना, और फ्री कंट्री बनने के बाद क्या हुआ, ये एक ट्रीटी के अंदर बना था, ठीक है, एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के लीडर्स के बीच, जिसके अंदर बांग्लादेश को फ्रीडम दी गई थी, वो था शिमला अग्रीमेंट। इसे बोला गया शिमला अग्रीमेंट। ये हुआ तब प्राइम मिनिस्टर हमारे भारत में कौन थी, इंदिरा गांधी थी, और वहां पर जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार थी, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ, इसे बोला गया शिमला समझौता हिंदी में, और शिमला एग्रीमेंट इंग्लिश में। ये हुआ 3 जुलाई 1972 में, और इसने ये अश्योर किया, इस ट्रीटी के अंदर, समझौते के अंदर, अग्रीमेंट के अंदर ये विश्वास दिलाया गया कि बांग्लादेश में पीस जो है वो रिस्टोर कर दी जाएगी, ठीक है। इसी के साथ ये जो क्राइसिस था खत्म हुआ। और इसके बाद क्या हुआ था कि देखिए क्या होता है, जब भी ऐसा कोई वॉर होता है, कुछ भी होता है, तो इंडिया के ऊपर देखिए एक तरह से तो ये बर्डन आया, 80 लाख रिफ्यूजीज का बर्डन आया, ठीक है। इंडिया की आर्मी को एक डिफेंस का भी, वेपन्स का भी एक बहुत ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है। देन थर्डली, इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर था ना, वो बहुत ज्यादा डाउन ट्रोडन हो गया, पूरी तरह से टूट गया था, और इंडिया को नए वेपन्स, नए सेक्टर्स को डेवलप करना पड़ा, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया उसके बाद, चलिए देख लेते हैं बांग्लादेश वॉर के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए। सबसे पहले बांग्लादेश को लिबरेशन मिल गई, और बांग्लादेश जो था एक कंट्री बन गया अलग पाकिस्तान से, एंड शिमला अग्रीमेंट साइन हुआ। देन इंदिरा गांधी को इमेंस पॉपुलैरिटी मिल गई एज पीएम इंडिया के अंदर। इंदिरा गांधी ने 1971 के इलेक्शन में बहुमत हासिल किया था। देन इंडिया विद इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, इंडिया में क्या हुआ कि बहुत ही कम रिसोर्सेज बच गए, ठीक है, फंडिंग इंडिया के पास इतनी नहीं बची थी, तो इंडिया ने जो थोड़ी बहुत फंडिंग थी, वो फंड्स थे इंडिया के पास, जो थोड़े बहुत रिसोर्सेज थे, वो कहाँ लगा दिए, डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए, ठीक है, जितने भी टेक्नोलॉजी एडवांस करनी थी मिलिट्री में, मॉडर्नाइजेशन ड्राइव एक स्टार्ट किया उन्होंने, ठीक है। इसके लिए उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन स्टैब्लिश किया, माने जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स की, और वो हुआ नवंबर 1962 में स्टैब्लिश। और दूसरा उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज, जहां से सप्लाई होगी,
ठीक है, वो स्टैब्लिश किया 1965 में नवंबर में। ठीक है, तो ये दोनों डिफेंस सेक्टर में एक बहुत ही बड़ी स्टैब्लिशमेंट्स थी। देन उसके बाद थर्ड प्लान, हमारा जो 5 ईयर प्लान था, थर्ड 5 ईयर प्लान, वो अफेक्ट हुआ 2 वॉर की वजह से, 1965 इंडिया पाकिस्तान एंड 1962 इंडिया चाइना वॉर। देन उसके बाद क्या हुआ कि जो चौथा प्लान था वो हमने 3 साल का ब्रेक लेके 1969 में इनिशिएट किया। उसके बाद जो लास्ट कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच आया, वो आया कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, वो आया 1999 में। ठीक है, 1999 में क्या हुआ, सॉरी यहाँ 1999 में क्या हुआ, सेवरल पॉइंट्स, मतलब एलओसी के, भारत की तरफ की एलओसी के पास में काफी सारे पॉइंट्स हैं, काफी सारी जगह हैं जो पाकिस्तानी मुजाहिदीन ने कंट्रोल कर लिए थे। तो इंडिया ने सस्पेक्ट किया कि पाकिस्तानी आर्मी की इसमें शायद इन्वॉल्वमेंट है, तो इंडिया ने इस पे काउंटर अटैक किया और अपने जितने भी पॉइंट्स उन्होंने कैप्चर किए थे मुजाहिदीन ने, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ काउंटर जो कन्फ्रंटेशन, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आया, एक दूसरे से लड़ाई के अटैक मोड में थे दोनों ही। और कारगिल कॉन्फ्लिक्ट इस नाम से जाना जाता है इस कन्फ्रंटेशन को, कि इंडिया ने अपने इलाके वापसी लेने के लिए मुजाहिदीन से एक अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर। देन 26 जुलाई 1999 में ही ये जो थे सारे पॉइंट्स वापसी कैप्चर कर लिए इंडिया ने। तो भारत के अंदर इसका सिर्फ इफेक्ट जो था, इस कॉन्फ्लिक्ट का इफेक्ट सिर्फ कारगिल में था, लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में जो सरकारें थी वो पलट गई, टेक ओवर कर लिया गया। इसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने यहाँ पर कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के जो असर देखते हुए फिर से जो सत्ता थी अपने हाथ में ले ली थी। तो हमारा ये टॉपिक था इंडिया के रिलेशन पाकिस्तान के साथ, और हमने इसमें 3 वॉर्स देखे इंडिया पाकिस्तान के। तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है।